अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी मैकेनिज़्म और रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। लास्ट टाइम हमने लंग्स को स्टडी किया था और हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो रेस्पिरेशन का है। तो आज हम देखते हैं कि रेस्पिरेटरी मैकेनिज़्म क्या है और उसके साथ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम क्या चीज़ है। तो स्टूडेंट्स, मैंने कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं वाइट बोर्ड पे। इन पॉइंट्स को लिखने का मकसद ये होता है कि ताकि जब हम डिस्कस कर रहे हों तो बीच में कोई पॉइंट मिस ना हो जाए, तो ताकि हम जो है ना कंप्लीट जो हमारा टॉपिक होता है वो जो मेन पॉइंट जो है ना वो हम डिस्कस कर सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना रेस्पिरेटरी मैकेनिज़्म से। रेस्पिरेटरी मैकेनिज़्म क्या होता है या ब्रीदिंग मैकेनिज़्म एक ही बात है, ठीक है। और इसका तीसरा नाम वेंटिलेशन भी होता है। इसको वेंटिलेशन का नाम क्यों दिया गया है स्टूडेंट्स? क्योंकि आपने देखा होगा आपके रूम्स में जो है ना वेंटिलेटर्स लगे होते हैं। उन वेंटिलेटर्स का मकसद क्या होता है, उनका काम क्या होता है कि वो जो बाहर के इन्वायरमेंट से फ्रेश एयर को जो है ना वो आपके रूम्स के अंदर इंटर करवाते हैं और आपके रूम से जो यानी पुरानी एयर होती है, बासी एयर होती है, उसको बाहर निकालते हैं। यानी आपके इन्वायरमेंट को, रूम के इन्वायरमेंट को फ्रेश करके रखते हैं। तो यहाँ पर इसको भी वेंटिलेशन इसलिए कहा गया ताकि आपके लंग्स जो है ना वो फ्रेश एयर से जो है ना वो मुस्तफ़ीद होते रहें, यानी फ्रेश एयर उनके अंदर जाती रहे जब आप इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं। तो इसको देखते हैं कि हम इनके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स हैं। लंग्स देमसेल्व्स नाइदर ड्रा इन एयर और नॉर पुश इट आउट। लंग्स जो है ना वो खुद ब खुद बज़ाते खुद जो है ना वो एयर को इन भी और आउट भी जो है ना वो नहीं करवा सकते हैं। उनके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो एयर को जो है ना वो इन कर सके या आउट कर सके। तो उनको कौन सी चीज़ जो है ना वो हेल्प कर रही होती है? वो दो चीज़ें होती है स्टूडेंट्स, इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम। दो चीज़ें यानी इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम जो है ना वो लंग्स को हेल्प करवा रहे होते हैं ताकि वो इनहेलेशन भी करे और एक्सहेलेशन भी करे। तो डायफ्राम या इंटरकोस्टल मसल्स क्या चीज़ होते हैं? डायफ्राम लार्ज डोम शेप्ड ऑफ स्केलेटल मसल्स। ये स्केलेटल मसल की एक स्ट्रक्चर होती है, यानी मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है जो कि डोम शेप्ड होती है, जिसकी शेप कैसी होती है? डोम शेप। तो ये प्रेजेंट होती है रिब केज के नीचे। सेपरेट्स थोरेसिक कैविटी फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी। ये दो कैविटीज़ को जो है ना वो सेपरेट करवाती है। थोरेसिक कैविटी यानी ये जो आपका सीना होता है और एब्डोमिनल कैविटी जो आपका पेट वाला रीजन होता है, इन दोनों को सेपरेट करवाती है, बीच में दीवार का काम करती है और इसके साथ साथ लंग्स को भी असिस्ट करती है ताकि वो ब्रीदिंग का मैकेनिज़्म कर सके। और इंटरकोस्टल मसल्स क्या होते हैं? ये वो मसल्स होते हैं बच्चे जो आपके रिब केज के बीच में प्रेजेंट होते हैं। यानी जो रिब केज होता है उनके अंदर जो बोन्स होती हैं रिब्स की, रिब बोन्स उनके जो है ना बीच में प्रेजेंट होते हैं। टू सेट्स होते हैं बिटवीन ईच पेयर ऑफ रिब्स, एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी। एक्सटर्नल यानी जो आपके बाहर की तरफ से हैं, अंदर की तरफ से हैं, यानी जो सामने वाले हैं, और इंटरनल जो है ना वो अंदर की तरफ से जो होते हैं उनको कहते हैं। तो ब्रीदिंग मैकेनिज़्म के अंदर दो इवेंट्स हो रहे होते हैं, इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन। तो इंस्पिरेशन के अंदर जो जो इवेंट्स हो रहे होते हैं उन्हीं का जो अपोजिट यानी उन्हीं का जो उलट होता है वो एक्सपायरेशन के अंदर होता है। इसलिए इनके पॉइंट्स मैंने नहीं लिखे, क्योंकि जब हम इनको स्टडी कर लेंगे तो वही उनका जो है ना वो उलट यानी अपोजिट जो ना वो एक्सपायरेशन के अंदर आएगा। तो देखते हैं कि इंस्पिरेशन में क्या होता है। इंस्पिरेशन का जो मैनी है उसका मतलब होता है सांस लेना, अंदर लेकर जाना एयर को। एयर इन हो जाती है और एक्टिव फेज़ होता है। इसमें एयर आप इन कर रहे होते हैं यानी आप सांस ले रहे होते हैं और ये एक्टिव फेज़ कहलाता है। इसके अंदर डायफ्राम जो है वो कंट्रैक्ट कर रहा होता है। देखें अब जैसे मैंने पहले बोला था डायफ्राम किस तरह से उसको असिस्ट कर रहा होता है। जब डायफ्राम उसको कंट्रैक्ट करता है यानी तो आपके लंग्स के अंदर जो है ना वो स्पेस बढ़ जाती है और इसकी जो शेप है वो चेंज हो जाती है। कैसे हो जाती है? डोम टू फ्लैटन शेप। उसकी डोम शेप से जो है ना वो फ्लैट हो जाता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो जब वो फूला होता है कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो वो फिर फ्लैट हो जाता है, उसकी शेप चेंज हो जाती है। और इंटरकोस्टल मसल्स में से जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हो जाते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और इंटरनल जो होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं। तो ये सारी चेंजेस आ रही होती हैं। इसके साथ ही रिब केज मूव अपवर्ड, यानी जो रिब केज होता है वो अपवर्ड मूव करता है, यानी बाहर की तरफ निकल के आता है। आप इसको एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं, ठीक है। रिब केज क्या करता है? मूव अपवर्ड, यानी फॉरवर्ड या मूव अपवर्ड बाहर की तरफ निकल आता है। इससे फिर क्या होता है? अंदर का स्पेस जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाता है, लंग्स के पास स्पेस बढ़ जाता है। इनर स्पेस इंक्रीजेज, जो अंदर का स्पेस होता है यानी लंग्स वाला स्पेस होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। प्रेशर इन लंग्स
जो है ना वो डिक्रीज़ हो जाता है, यहाँ पे मिस हो गया, डिक्रीज़ है। यहाँ पे जो लंग्स पर प्रेशर होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि अंदर का स्पेस जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिससे क्या होता है अल्वोलाई जो है ना वो इन्फ्लैट हो जाते हैं। यानी जो लंग्स के ऊपर छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स होती हैं एल्वोलाई, वो क्या हो जाती हैं, इन्फ्लैट हो जाती हैं, फूल जाती हैं, जैसे कि बलून्स होते हैं। जब आप बलून्स के अंदर हवा भरते हैं तो वो इन्फ्लैट हो जाते हैं। तो ये सारे चेंजेस इसलिए आ रही होती हैं ताकि आपकी जो इंस्पिरेशन का इवेंट है वो इजीली हो सके, इजीली परफॉर्म हो सके। तो ये सारे इवेंट्स जो है ना वो इंस्पिरेशन के अंदर हो रहे होते हैं, और इन्हीं का जो सारा उलट होता है वो एक्सपिरेशन के अंदर होता है। तो यहाँ पे लिखने की मैंने ज़रूरत महसूस नहीं की, तो ये आप देख लीजिएगा। तो ये था स्टूडेंट्स ब्रीदिंग मैकेनिज्म। अब हम देखते हैं कि रेस्पिरेटरी वॉल्यूम क्या होता है। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, एक तरफ है रेस्पिरेटरी और दूसरा है वॉल्यूम, कि आपके जो आप सांस लेते हैं या जो निकालते हैं उसका वॉल्यूम क्या होता है। सिंपल सी बात यह है। ब्रीदिंग अकर इन साइक्लिकल मैनर, इसका क्या मतलब है कि जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है, जो सांस लेने का अमल है वो साइक्लिकल है, यानी एक साइकिल की तरह चल रहा होता है। कैसे कि उसके अंदर दो इवेंट्स बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, दो इवेंट्स बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन। इस वजह से इसको साइक्लिकल कहा गया है। रिजल्टिंग चेंजेस इन प्रेशर काजेज चेंजेस इन वॉल्यूम, जो लंग्स के अंदर प्रेशर के अंदर चेंज आ रहा होता है वो उसके वॉल्यूम के अंदर भी चेंज ला रहा होता है, तब्दीली ला रहा होता है। यानी जो जो प्रेशर के अंदर तब्दीली आएगी उसके वॉल्यूम के अंदर भी तब्दीली आएगी। जैसे आपने वो गैसियस के लाज पढ़े थे, बॉयल्स ला, चार्ल्स ला, उसमें भी इसी तरह से बताया गया था कि प्रेशर और में चेंज आएगी तो वॉल्यूम में भी चेंज आएगी। तो यहाँ पर भी उसी तरह ही है। यहाँ पर बहरहाल वो लाज अप्लाई नहीं होते, किसी हद तक आप कह सकते हैं हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टडी हम नहीं करते। तो इसकी डेफिनेशन को देखें, RV यानी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ एयर लंग्स आर कैपेबल ऑफ ऑक्यूपाइंग। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम क्या है, इसकी सिंपल डेफिनेशन सॉरी, कि वो अमाउंट ऑफ एयर जो लंग्स अपने अंदर ऑक्यूपाई करके रखते हैं, अपने अंदर कंटेन करके रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं, वो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम कहलाता है। वॉल्यूम वेरी डिपेंड्स ऑन डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, जो वॉल्यूम है बच्चे लंग्स का वो वेरी कर जाता है, यानी उसके अंदर वेरिएशन आ रही होती है, उसके अंदर कुछ फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं कि उसकी वजह से जो है ना वो वेरिएशन कर रहा होता है सॉरी। तो वो कौन कौन से जो है ना वो फैक्टर्स हैं, जैसे डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, यानी आप कितना डीप जो है ना वो रेस्पिरेशन कर रहे हैं। उसके साथ ही जेंडर भी है जो इन्वॉल्व होता है, यानी मेल और फीमेल में भी बड़ा फ़र्क आ रहा होता है रेस्पिरेशन के वॉल्यूम के अंदर। और में भी हो सकता है कि जो मेल हैं वो ज़्यादा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम जो है ना वो करते हूँ और फीमेल कम करते हूँ। तो एज भी जो है ना बहुत बड़ा फैक्टर है इसके अंदर। जैसे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनका वॉल्यूम कम होता होगा, जाहिर सी बात है, उनके लंग्स की कैपेसिटी और उनके लंग्स का जो वॉल्यूम है या उनका जो साइज़ है वो छोटा होता है बनिस्बत इसके कि जो बड़े होते हैं यानी यंग होते हैं वो उनका रेस्पिरेटरी वॉल्यूम ज़्यादा होता है। और रेस्पिरेटरी डिजीज़ की वजह से भी जो है ना रेस्पिरेटरी वॉल्यूम के अंदर चेंज आ सकता है, क्योंकि डिजीज़ होंगी तो वो प्रॉपर से रेस्पिरेशन नहीं हो रही होती इसकी दूसरी डेफिनेशन देखते हैं स्टूडेंट्स। RV इज़ द अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड, एक्सहेल्ड एंड स्टोर्ड विद इन द लंग्स एट एनी गिवन टाइम। एक ख़ास गिवन टाइम पे, एक ख़ास टाइम पे जो अमाउंट ऑफ एयर इनहेल भी होती है, एक्सहेल भी होती है, और जो थोड़ी सी अमाउंट आपके लंग्स के अंदर स्टोर हो जाती है वो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम कहलाता है। सिंपल सी बात है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड, एक्सहेल्ड एट रेस्ट। रेस्ट पर जो अमाउंट ऑफ एयर इनहेल होती है या एक्सहेल होती है उसको हम टाइडल वॉल्यूम का नाम देते हैं, वो उसका टाइडल वॉल्यूम कहलाता है। यानी जब आप रेस्ट पर कर रहे होते हैं रेस्पिरेशन, वो टाइडल वॉल्यूम होता है। और एवरेज टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, 500 ml होता है। यानी एवरेज जो है वो 500 ml होता है। इसकी लिमिट क्या हो सकती है, 400 to 600 भी हो सकती है, यानी कम से कम भी और ज़्यादा से ज़्यादा भी, लेकिन एवरेज जो है ना वो 500 होता है। और अगर टाइडल वॉल्यूम से वो वॉल्यूम इंक्रीज़ कर जाए, यानी आप रेस्ट से जब थोड़ी एक्टिविटी करके आते हैं, आप महसूस किया होगा आपने, जब आप एक्सरसाइज करके आते हैं तो आप एक डीप ब्रेथ लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इंस्पिरेशन करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सांस लेते हैं, लंबा सांस, तो वो आपका एक्स्ट्रा हो जाता है, यानी टाइडल वॉल्यूम से एक्स्ट्रा हो जाता है, बढ़ जाता है, तो वो डीप ब्रेथ कहलाता है। और उसको हम क्या नाम देते हैं, इंस्पिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम, यानी टाइडल वॉल्यूम से इंक्रीज़ कर जाता है। और उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, उसका वॉल्यूम कितना होता है, 3000 ml होता है।
यानी जब आप डीप ब्रेथ लेते हैं तो उसका वॉल्यूम 3000 ml तक पहुंच जाता है। और एक लंग्स जो होते हैं किसी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर, उनकी टोटल कैपेसिटी कितनी होती है? 6000 ml होती है। किसी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो लंग्स होते हैं उनकी टोटल कैपेसिटी 6000 ml होती है और इंस्पिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम जो है वो 3000 ml तक होता है, और जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम होता है वो 500 ml होता है। तो स्टूडेंट्स इन जो ये वैल्यूज़ लिखी हुई हैं इनको आप ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से है ना आपने जहन में रखना है। तो स्टूडेंट्स ये था रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, और इसके साथ ही हमने ब्रीदिंग मैकेनिज़्म को भी स्टडी किया। होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हुआ तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।